तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे ऐसी 5 बैक स्टोरी जो कि ग्यू तोमियोका की बैक स्टोरी से भी ज्यादा डार्क एंड पेनफुल है। बाय द वे, पहले हमें एनीमे के अंदर रेंगोकू, मित्सुरी एंड तेंजो उजुई जैसी बाकी अदर कैरेक्टर की बैक स्टोरी दिखाई गई थी, बट ये नेक्स्ट 5 स्टोरीज इससे भी ज्यादा इमोशनल है। So hello fellow crewmates, I am your host Om and let's start digging towards 5 Demon Slayer backstories more tragic than Gyu Tomioka's। डिमन स्लेयर की बैक स्टोरी उनकी डेप्थ एंड इमोशनल इम्पैक्ट, कैरेक्टर डेवलपमेंट और मोटिवेशन के लिए जानी जाती है। डिमन स्लेयर के क्रिएटर को अच्छे से पता है कब, किस तरह और किस जगह और किस कैरेक्टर को कौन सी एंडिंग देनी है, और विथ हैवी कनेक्शंस। वैसे तो डिमन स्लेयर में मोस्ट ऑफ कैरेक्टर की बैक स्टोरी पेनफुल ही रही है, कॉज वो लोग रहते ऐसी वर्ल्ड में है जहाँ पर उनको ही नहीं पता कि एक बार रात होने के बाद उनके सर्वाइवल के कितने चांसेस रहेंगे और कल का सूरज उनके ऊपर कौन सी नई जिम्मेदारियां लाएगा। तांजीरो के डैड के गुजर जाने के बाद तांजीरो अपनी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी पूरे प्यार से संभालता था और अपने फैमिली की टेक केयर करता था विथ इंटेंस हार्ड वर्क। पर एक दिन सब बदल जाता है जब तांजीरो टाउन से आकर यह देखता है कि उसकी पूरी फैमिली एक डीमन के हाथों मारी जा चुकी है। हाँ, उस हादसे में उसकी बहन नेजुको बच जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इन सब के बाद तांजीरो के पास खोने के लिए कुछ न था, और तो और उसकी बहन के इलाज के लिए एंड उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तांजीरो डिमन स्लेयर कॉर्प में भर्ती हो जाता है, इस उम्मीद में कि वो उसकी बहन के डिमन कर्स को एक दिन तोड़ देगा और उसको फिर से ह्यूमन बना देगा। अपनी फैमिली को खोने के दुख से और डिमन से बदला लेने की और बहन को प्रोटेक्ट करने की डिटर्मिनेशन की वजह से तांजीरो के कैरेक्टर को बूस्टअप मिलता है, और इसी वजह से डिमन स्लेयर की सभी बैक स्टोरीज में से तांजीरो की स्टोरी वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक एंड थ्रिलिंग लगती है। कनाव स्टोरी इज वन ऑफ हार्ट ब्रेकिंग रेजिलियंस। कनाव एक गरीब घर में पैदा होती है जहां पर उसे उसके पेरेंट्स के अनइमेजिनेबल क्रूरल्टी का सामना करना पड़ता है एंड उसे और उसकी सिबलिंग्स को मारा पीटा जाता था, और तो और उनको खाना भी नहीं दिया जाता था। इसी ब्रूटैलिटी भरे बर्ताव से वो अपने सिबलिंग्स को खो देती है और कनाव जो कि जिंदा थी उसे कुछ पैसों के लिए बेच दिया जाता है, मानो कि बेचारे बच्चे घर में नहीं बल्कि नरक में पैदा हुए थे। और ये कंडीशन के चलते हुए वो सब कुछ सहन करके अपने इमोशन को छुपाना सीख गई थी और एकदम चुप रहा करती थी जब तक उसे शिनोबु और कनई के द्वारा रेस्क्यू करके बटरफ्लाई मेंशन में नहीं लाया गया। एंड एट द एंड इस डार्कनेस से कनाव बाहर आती है और डिमन स्लेयर को ज्वाइन कर लेती है। कनाव की जर्नी इनर स्ट्रेंथ बिल्ड करने से लेकर डार्कनेस भरी लाइफ से बाहर निकलने का प्रूफ देती है। बट हाउएवर कनाव को न्यू फैमिली एंड स्किल मिल चुकी हो, पर अभी तक वो उसके पास्ट को भूली नहीं है, जिसका अंदाजा हमें कनाव के इमोशन एक्सप्रेशन और इंडिपेंडेंट चॉइस करने के तरीके से पता चल जाता है। और हमने ये एनिमे में भी देखा था कि कनई ने कनाव को एक कॉइन दिया था, जिससे वो कॉइन उछाल कर अपने चूज किए हुए हेड और टेल पार्ट आने पे ही डिसीजन लिया करती थी, बिकॉज शी स्टिल सफरिंग फ्रॉम मेकिंग डिसीजन ड्यू टू हर पास्ट, एंड दैट्स व्हाई कनाव की स्टोरी उसके प्रोफाउंड सैडनेस एंड जर्नी टुवर्ड्स हीलिंग की वजह से ही उसकी स्टोरी को डिमन स्लेयर में सबसे अलग साबित करती है। गिन्या शिनाजुगावा हमारे विंड हाशिरा सानेमी शिनाजुगावा का छोटा भाई है। हाउएवर इन दोनों भाइयों की आपस में इतनी बनती नहीं है। वेल, इसका रीजन मैं आपको स्टोरी में आगे बताऊंगा, और पर्सनली मुझे सानेमी बहुत ज्यादा पसंद है और इसका रीजन भी आपको जल्दी पता चल जाएगा। वेल सो गिन्या अपनी स्ट्रेंथ डीमन के मांस खा के अवेकन करता है, जो कि उसे हाफ ह्यूमन एंड हाफ डीमन बनाती है। गिन्या हमारे तांजीरो का भी दोस्त है एंड उसको हमने पहली बार सीजन 1 में द फाइनल सिलेक्शन आर्क में देखा था, जहाँ पर हमने गिन्या का बिहेवियर देख के ही पता चल जाता है कि वो एक स्वार्थी और बदतमीज किस्म का इंसान है, पर ये उसके पास से रिलेटेड है। सो जब गिन्या छोटा था तब एक रात अचानक से उसकी मदर डीमन बन जाती है और उसके ही घर में हमला कर देती है, जिसकी वजह से गिन्या के सारे सिबलिंग्स मारे जाते हैं और बस सानेमी और गिन्या ही बचते हैं। बट कंडीशन को अंडर कंट्रोल करते हुए सानेमी उसकी मदर को मार देता है गिन्या को बचाने के लिए। बट यहाँ पर गिन्या उसे एक मदर किलर के रूप में देखता है और ये इंसिडेंट इन दोनों की बॉन्डिंग को अफेक्ट कर देती है। बट रियल ट्रूथ तो सानेमी को ही पता था और उसके पास कोई और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। और जरा सोच के भी देखो यार, उसे कैसा लगा होगा अपनी खुद की मॉम को मारते हुए। और उस इंसिडेंस के बाद दोनों भाइयों ने अपने दर्द को ताकत की निरंतर खोज में बदल दिया, जिसका बस एक ही मकसद था, डीमंस का खात्मा।
हाउएवर आगे जाकर गेन्या को रियलाइज हो जाता है कि उसने सानिमी पे गलत एलिगेशन लगाए थे और अब वो उनके बीच बिगड़े रिश्ते को सुधारना चाहता है। बट गाइस बिलीव मी, सानेमी अपने भाई गेन्या को हेट करने का बस नाटक ही करता है। अंदर से वो गेन्या की बहुत ज्यादा केयर करता है एंड ये सब सानेमी गेन्या डीमन स्लेयर को छोड़ दे इसीलिए करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी लड़ाई में गेन्या मारा जाए, क्योंकि वो उसे काफी लंबे समय से प्रोटेक्ट करते हुए आ रहा है। And that's why the tale of brotherly love marred by trauma and the search for redemption makes it one of the most tragic Demon Slayer backstories. दोस्तों मुइचिरो द मिस्ट हाशिरा सभी हाशिरा में से यंगेस्ट हाशिरा है और इसकी बैक स्टोरी रियल में काफी दर्दनाक है। ये नंबर 1 पर भी आ सकता था मगर वहाँ पर कोई अलग ही बंदा एग्जिस्ट करता है। तो फिलहाल मुइचिरो और उसके भाई युइचिरो दोनों ही ट्विंस होते हैं एंड बहुत ही छोटी उम्र में एक ट्रेजेडी के चलते हुए वो अपने माँ बाप को खो देते हैं और अपने दम पर ही जीना सीख लेते हैं। हाउएवर ये लोग योरिची एंड कोकोशिबो के डिसेंडेंट होते हैं, इसीलिए डीमन स्लेयर कॉर्प से लेडी अमा ने इनको डीमन स्लेयर बनने का ऑफर देती है बट युइचिरो मना कर देता है और एक रात डीमन उनके घर में घुस जाता है। पर युइचिरो अपने भाई को बचाने के लिए उससे फाइट करता है और अपने भाई को शील्ड करता है मगर उस फाइट में वो काफी बैडली इंजर्ड हो जाता है बट मुइचिरो फाइट को एंड कर देता है डीमन को मारकर। बट तब तक युइचिरो ठंड से मर जाता है क्योंकि बैटल उनकी सुबह तक चलती है और यार युइचिरो का ब्लीडिंग होने से वहीं पर मौत हो जाती है। पर यहाँ पर अच्छी बात यह होती है कि युइचिरो के छोटे भाई मुइचिरो को लेडी अमा ने एडॉप्ट कर लेती है। फिर मुइचिरो ट्रेनिंग कर बस 4 ही महीने में हाशिरा बन जाता है। जस्ट थिंक यार ये बंदा कितना सफर हुआ होगा एंड उसके भाई की सेक्रीफाइस की ट्रेजेडी से वो यंगेस्ट हाशिरा बन जाता है। This is the reason why his story is a sad journey of lost innocence, repressed memories, and the relentless fights against evils. योमी हिमेजिमे द गॉड ऑफ हाशिरा, ये बंदा अभी करंट में सभी हाशिरा को गाइड करता है एज अ लीडर बट पास्ट में ये बहुत ही वीक एंड होपलेस था बिकॉज ऑफ हिज ब्लाइंडनेस। योमी एक टेम्पल में ऑर्फन बच्चों के साथ रहा करता था जहाँ पर यह नियम था कि सनसेट होते ही सभी बच्चों को वापस टेम्पल में आ जाना है क्योंकि उस जगह डीमंस का काफी ज्यादा खौफ था। योमी बच्चों को डीमन से बचाने के लिए विस्टेरिया फ्लावर की धूप करता था जिससे डीमन टेम्पल में ना आ सके बट एक शैतान बच्चा उन धूप को बुझा देता है जिससे डीमन आ जाता है और सभी बच्चों पर अटैक कर एक एक कर मार डालता है। योमी आखिरी बची हुई छोटी सी बच्ची सायो को प्रोटेक्ट करते हुए डीमन से लड़ जाता है और उसको सुबह तक मुक्के मारते ही रहता है और सुबह होते ही डीमन सनलाइट से मारा जाता है। एंड उसके बाद यूमी को उसके अंदर छुपी हुए हिडन स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है। अगर उस रात डीमन नहीं आया होता तो यूमी को उसकी ट्रू पोटेंशियल के बारे में कभी पता नहीं चलता। बट हाउएवर उसके बाद जब सुबह होते ही विलेजर आए तो डीमन पूरी तरीके से वैनिश हो गया था और बच्चों की लाशें बिछी हुई थी जहाँ पर सायो जो कि आखिरी बची हुई थी उन बच्चों में से वो बताती है कि इस मॉन्स्टर ने सभी लोगों को मार डाला। बच्ची तो उस डीमन के बारे में बता रही थी मगर वहां पर बस गियो में ही था। दैट्स व्हाई विलेजर्स ग्योमी को दोषी मानते हुए उसको जेल में डाल देते हैं और अगले दिन उसको एग्जीक्यूट भी करने वाले होते हैं मगर मास्टर उबुयाशिकी ग्योमी को रेस्क्यू करने आ जाते हैं और उसके बाद वो उसको डीमन स्लेयर कॉर्प में भर्ती कर लेते हैं जहाँ पर वो बनता है स्टोन हाशिरा। बट ग्योमी की बच्चों की प्रति सोच बदल जाती है। वो मानता है कि बच्चे कमजोर होते हैं, जल्दी झूठ बोल देते हैं, किसी के भी बातों में आ जाते हैं और सेल्फिश होते हैं। So among all the Demon Slayer backstories, Yumi's backstory is particularly heartbreaking due to the immense personal losses he endured. तो मेरे यारो ये थी कुछ डीमन स्लेयर की बैक स्टोरीज जिनको देखकर आप लोग रोने पर मजबूर हो सकते हैं पर अगर आप लोग मेरी तरह पत्थर दिल के हो तो बात अलग है। सो वेल दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। तब तक मैं कुछ अलग वीडियो पर काम कर लेता हूँ। ओके सो टाटा एंड बाय बाय, टेक केयर।